सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बीबीएमएस यूनिट 2 का लेक्चर 5। अब तक हमने लेक्चर 4 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का लेक्चर 4, जिसके अंदर हमने पूरा सिलेबस, उसके साथ हमने 3 साल के पीवाईक्यूज सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सो आपने अभी तक अगर प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो जाकर जल्दी से चेकआउट करो, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। हमने रिलेशनल डेटा मॉडल से लेकर डिलीट ऑपरेशन तक सब कुछ देख लिया था। आज हम जॉइन से आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हमारे लेक्चर 5 का जो कंटेंट रहने वाला है, मतलब कि आज हम यूनिट खत्म करने वाले हैं अपनी पूरी। तो हम जॉइन देखेंगे। जॉइंस हमारे पिछले तीनों साल आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट ऑपरेशन देखेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस। फिर हम कर्सर्स देखेंगे, फिर हम ट्रिगर्स देखेंगे, जो कि हमारे 2 साल आया हुआ है पिछली। और फिर हम देखेंगे प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल पीएल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो एसक्यूएल जॉइंस जॉइंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने रिलेशन अलजेब्रा में जॉइंस देखे थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर पढ़ लेना। बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि वहाँ पर हम ज्वाइन कर रहे थे चीज़ों को, वैसे ही हम यहाँ पर टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे जॉइंस का। तो ज्वाइन के कुछ टाइप्स होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना है बेसिकली। तो ज्वाइन हमारा ये तीनों साल आया हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल जॉइंस आर यूज टू कंबाइन rows from two or more tables based on a related column। बेसिकली रिलेटेड कॉलम के थ्रू हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल रोज हैं उन्हें कंबाइन करते हैं मोर देन टू और मोर देन टेबल्स की, ठीक है। चलो, बिलो आर द डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस विथ सिंप्लीफाइड एग्जांपल्स। सो मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ ना विथ एग्जांपल बताऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। आपको समझ में तो आ जाएंगी ना एग्जांपल से, इसके लिए आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका इनर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन क्या होता है? बेसिकली इनर जॉइन किस पर काम करता है? कॉमन कॉलम पर काम करता है, ठीक है। कंबाइंस रोज फ्रॉम टू टेबल्स वेयर देयर इज अ मैच इन अ कॉमन कॉलम। जैसे ही आपका जो भी कॉलम है वो मैच कर जाता है, तो वो क्या करता है, आपकी जो रोज हैं, टेबल्स की जो रोज हैं उन्हें क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, ठीक है। अब एग्जांपल बताऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स कैसे होता है वो देख लो। तो देखो, यहाँ पर पहला आता है आपका सिलेक्ट। बेसिक बात है, आपकी पहली टेबल का नाम, फिर जो भी आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो उसे, फिर आपकी दूसरी टेबल का नाम, और दूसरी टेबल में से जो भी आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो वो आएगा, ठीक है। फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2, ठीक है। तो आपकी पहले टेबल 1 आएगी फ्रॉम के साथ, फिर इनर जॉइन के साथ आपकी टेबल 2 आएगी। फिर ऑन किसके ऊपर आप मतलब परफॉर्म कर रहे हो, कौन सा आपका जो कॉलम है वो कॉमन है, ठीक है। तो ऑन जैसे कि आपकी एक फॉरेन की होती है ना, जैसे कि आपकी एम्प्लॉय आईडी, स्टूडेंट आईडी, वो हमारी कॉमन होती है। सो ऑन टेबल 1 कॉमन कॉलम है ना, पहले वाले का कॉमन कॉलम, एंड टेबल 2 का कॉलम, कॉमन कॉलम आप लिख दोगे, ठीक है, इक्वल टू लगा के। ये हमारा क्या होता है, सिंटेक्स होता है। प्लीज सिंटेक्स याद कर लेना, क्योंकि आप जब भी इनर जॉइन के बारे में बताओगे वहां पर आपको सिंटेक्स लिखकर आना है, ठीक है। सिंटेक्स नहीं लिखोगे तो एक एग्जाम्पल लिखाना, उसके लिए भी तो आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, मैंने बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल लिया है। स्टूडेंट और कोर्स टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं, एक है स्टूडेंट टेबल, एक है हमारी कोर्स टेबल। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, कॉमन इसके अंदर क्या है, रोल नंबर कॉमन है। इसके अंदर भी रोल नंबर है, इसके अंदर भी रोल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो टेबल है उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, पहली टेबल का नाम, और जो भी हमें कॉलम को ज्वाइन करना है ना, नेम को करना है हमें, बेसिकली नेम को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, सिलेक्ट करना है। फ्रॉम स्टूडेंट, पहली हमारी स्टूडेंट टेबल आ गई, दूसरी हमारी इनर जॉइन के कोर्स दूसरी टेबल आ गई। फिर ऑन स्टूडेंट डॉट जो भी हमारी कॉमन कॉलम होती है वो हम लिखते हैं, ठीक है, रोल नंबर एंड रोल नंबर। सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, इस वाले मतलब इसमें कैसे परफॉर्म होता है, जो इनर जॉइन होता है वो कैसे परफॉर्म होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, जो मतलब कि जैसे प्रोग्रामिंग जो होगी, आपका आउटपुट कैसे आएगा, सबसे पहले ये वाला रोल नंबर चेक किया जाएगा 1। फिर इसे देखा जाएगा इस वाले रोल नंबर, इस वाली टेबल के अंदर क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, हाँ ये प्रेजेंट है और सेम टू सेम कॉमन है, ठीक है। सो क्या होगा, हमें क्या सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट में से नेम को सिलेक्ट करना है, कोर्स में से कोर्स नेम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से ये जो नेम है वो आ जाएगा, और कोर्स नेम में से ये वाला नेम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला जो रो होगी टेबल की, वो आ जाएगी हमारी जॉन और मैथ, ठीक है। फिर दूसरे में क्या होगा, दूसरा यहाँ से उठाएगा नंबर 2, फिर यहाँ पर चेक करेगा नंबर 2 प्रेजेंट है, हाँ है। तो फिर यहाँ से एलिस उठाएगा और यहाँ से फिजिक्स उठाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, दूसरी रो में क्या आ जाएगा, एलिस और फिजिक्स आ जाएगा। तीसरा आएगा 3, 3 नंबर को यहाँ पर चेक करेगा, क्या यहाँ पर 3 नंबर प्रेजेंट है,
भाई नहीं है प्रेजेंट तो क्या करेगा, उसे छोड़ देगा, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं लिखेगा, उसे वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई आगे डेटा है तो उसे चेक करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा परफॉर्म होगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आना चाहिए, जॉन, मैथ, एलिस, फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आउटपुट यही आएगा, देखो जॉन, मैथ एंड एलिस, फिजिक्स, ऐसे आपका इनर जॉइन है जो काम करता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा इनर जॉइन। तो नेक्स्ट आता है हमारा, बस ये याद रखना है, जो हमारा इनर जॉइन है जो भी कॉमन कॉलम्स होती हैं उन पर काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है लेफ्ट जॉइन। बहुत लोग इसे मतलब वो भी बोला जाता है आउटर लेफ्ट जॉइन और आउटर राइट जॉइन, है ना। आप लेफ्ट जॉइन से भी याद कर सकते हो या फिर आप लिख सकते हो आउटर लेफ्ट जॉइन या फिर आउटर राइट जॉइन, ठीक है। मतलब राइट जॉइन आपके आगे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लेफ्ट पढ़ते हैं। पहले आता है आपका लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि रिटर्न, जैसे वहां पर क्या हो रहा था कि कोई अगर मैच नहीं की थी तो दोनों की दोनों कॉलम को हटा दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। यानी कि जो लेफ्ट वाली टेबल होगी, जो आपकी लेफ्ट वाली टेबल होगी, उसमें से आपकी सारी की सारी जो रो है वो आउटपुट के अंदर आएंगी, ठीक है। लेकिन जो राइट वाली टेबल होगी उसके अंदर सिर्फ जो मैचिंग रो होगी वही आउटपुट के अंदर आएंगी, ठीक है। और देखो अगर अगर मैं यहाँ पर ये खाली छोड़ दूंगा, मतलब कि जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो लेफ्ट वाली थी, यहाँ पर जो ये बॉब आ रहा था, ये मैच नहीं हो रहा था राइट वाली से, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉब तो लिखेंगे लेकिन जो राइट में हम क्या लिख देंगे, नल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देयर इज नो मैच, नल इज री एंटर्ड रिटर्न, ठीक है, नल रिटर्न हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसका जो हमारा सिंटेक्स होता है बिल्कुल उसी की तरह है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनर जॉइन की जगह लेफ्ट जॉइन आ जाएगा, ठीक है। और देख लो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा हमारा बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आके अटकेगा, थ्री वाला जो बॉब है वहां पर आके अटकेगा कि उसे सामने वाली टेबल में मैच नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा, ये बॉब को ले लेगा, यहाँ से उठा लेगा बॉब को, लेकिन यहाँ पर उसे कोई मैच नहीं मिला तो क्या लिख देगा, नल लिख देगा, ठीक है। नल लिख देगा, बस इतना सा बात है। यहाँ पर हमने क्वेरी भी बिल्कुल लिख रखी है सेम टू सेम। ये देखो बॉब लिखा और नल लिख दिया। तो जो हमारी लेफ्ट वाली जो टेबल है उसमें से जितनी भी एंट्रीज होंगी सारी एंट्रीज को लिया जाएगा जिसको भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं नेम को, ठीक है। थोड़ा सा समझो, एक बार ध्यान से समझो कि क्या होगा कि वहां पर जो इनर था उसमें हमने क्या था, दोनों को ही हटा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट वाले में से जितनी भी आपकी एंट्रीज है सबको लेना है, और राइट वाले में अगर मैच नहीं हो रहा उसकी जगह क्या लिख दो, नल लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर नल आ गया आउटपुट के अंदर। अब आता है हमारा राइट ज्वाइन, बिल्कुल लेफ्ट ज्वाइन के उल्टा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके अगर लेफ्ट ज्वाइन में चीजें हैं, है ना, तो उसे तो ले लो, ठीक है। और मतलब कि वहां पर जैसे लेफ्ट वाला लिया था यहाँ पर राइट वाला लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, और लेफ्ट वन में क्या लिख देंगे, नल लिख देंगे। तो देखो सिंटेक्स इसका बिल्कुल सेम टू सेम है पहले वाले की तरह, बस यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन आ जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने वहाँ ये भी चेंज नहीं किया क्या, यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा राइट ज्वाइन, ठीक है। लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट ज्वाइन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पर स्टूडेंट टेबल है हमारी, यहाँ पे हमारी कोर्स टेबल है। हमने ये वाला ये जो पूरा हमने क्वेरी ये लिख दी। अब देखो यहाँ पर जो हमारी स्टूडेंट टेबल है उसमें जो हमारा थर्ड है बॉब, ठीक है, वो इसके अंदर मैच नहीं कर रहा तो ये बॉब को नहीं लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी ये है ना, फोर्थ वाला जो नंबर है केमिस्ट्री, वो है भाई राइट में से, उसे लेना है, चाहे वो लेफ्ट वाली में मैच करे या ना ले करे, फिर भी वो उसे उठाएगा। केमिस्ट्री यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो ये लेफ्ट वाला है उसमें क्या लिख देगा, नल लिख देगा, ठीक है। जैसे वहां पर लेफ्ट वाले के साथ होता है यहाँ पर राइट वाले के साथ होगा, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, है ना, इतना तो यार समझ में आ जाना चाहिए आपको, बिल्कुल उल्टा हो रहा है ना। अब आता है हमारा फुल ज्वाइन। बस हम लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को अगर हम मिक्स कर दें तो हमारा बन जाता है फुल ज्वाइन, ठीक है। और जहां पर भी मैच नहीं होगा वहां पर हम क्या लिख देंगे, नल लिख देंगे। देखो यहाँ पर वही वाला बिल्कुल सेम सिंटेक्स है, बस यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, लेफ्ट और राइट ज्वाइन की जगह फुल ज्वाइन लिख दिया, ठीक है। वही बिल्कुल सेम टू सेम सिंटेक्स है। अब आउटपुट इसका कैसे आएगा, देखो एक बार मैं आपको ना एक बार करके दिखाता हूँ प्रोसेस। सबसे पहले ये जाएगा किस पर, रोल नंबर वन पर, ठीक है। रोल नंबर वन पर गया, क्योंकि रोल नंबर और जो कोर्स का रोल नंबर है यही वाली जो कॉलम है वो कॉमन है। सबसे पहले गया रोल नंबर पर, इसने देखा नेम जॉन, ठीक है। रोल नंबर क्या इससे मैच कर रहा है यहाँ पर, हाँ भाई मैच कर रहा है, तो जॉन को यहाँ से उठाया और मैथ को यहाँ से उठाया और जो आपका आउटपुट वाली टेबल है उसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। फिर रोल नंबर टू पर गया, फिर उसने मैच किया, क्या रोल नंबर टू मैच कर रहा है, हाँ भाई रोल नंबर टू मैच कर रहा है। एलिस को यहाँ से उठाया, फिजिक्स को यहाँ से उठाया, आउटपुट वाली टेबल में ये दोनों जो रोज थी हमारी एंटर कर दी, ठीक है। फिर आया आपका थर्ड रोल नंबर, क्या थर्ड रोल नंबर आपका मैच कर रहा है, यहाँ से नहीं कर रहा, तो यहाँ से बॉब को उठाया, वहां पर मैच नहीं कर रहा तो वहां पर क्या लिख दिया, नल लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ वाली जो कॉलम है उसमें फोर को उठाया, और ये लेफ्ट वाली से मैच किया, या फिर मतलब मैच नहीं हुआ होगा, है ना, मैच ही नहीं मिला, तो क्या किया, यहाँ पर फोर्थ वाली को लिख दिया और इस तरफ जो था नल लिख दिया, ठीक है। तो आपका आउटपुट देखो कैसा आएगा, इसका आउटपुट जो है फुल वाली का कैसा आएगा, ऊपर ऊपर करता हूँ एक मिनट।
ये देखो ऐसा आएगा जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये होते हैं हमारे चार ज्वाइन, है ना। ये हो गए चार ज्वाइन। अब आते हैं हमारे, एक आता है क्रॉस ज्वाइन और एक आता है आपका नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। ये आपके एडिशनल ज्वाइन भी आप इसे बोल सकते हो। आपके जो टाइप्स होते हैं बेसिकली ये जो चार होते हैं वही होते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा होते हैं इसे कहते हैं एडिशनल ज्वाइन, कह सकते हो आप, एडिशनल टाइप्स ऑफ ज्वाइन, ठीक है। तो देखो क्रॉस जॉइन क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स, ठीक है। मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस अगर आप सेट का भी करते हो, जैसे कि आपके पास वन टू ये एक सेट है, और ये आपके पास थ्री फोर ये आपके पास एक सेट है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आप कैसे लिखते हो, एक आप लिखते हो वन, एंड वन को थ्री के साथ लिखते हो, फिर आप वन को फोर के साथ लिखते हो, फिर आप टू को थ्री के साथ लिखते हो, फिर आप टू को फोर के साथ लिखते हो। तो आप क्या करते हो भाई, सबके साथ मैच कराते हो, ठीक है। ऐसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, हर एक रो, हर एक मतलब हर एक रो पहली वाली टेबल की दूसरी वाली टेबल की हर एक रो के साथ क्या होगी, मैच होगी, उसको साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पर जो आपका सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर मैंने फिर लेफ्ट जॉइन लिख दिया भाई, हर जगह यही हो रहा है, क्रॉस आएगा यहाँ पर, सॉरी, क्रॉस जॉइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपका सिंटेक्स ऐसा रहने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल पहले की तरह। यहाँ पर देख लो हमारी सेम टू सेम इनपुट है। यहाँ पर ये वाली टेबल है हमारी, और एक ये वाली टेबल है। यहाँ पर बस कोर्स आईडी है वो आ गई है, और यहाँ पे रोल नंबर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है कॉलम, यहाँ पर क्या है, कोई भी कॉलम कॉमन कॉलम नहीं है। यहाँ पर अलग अलग हैं सारे के सारे कॉलम, ठीक है। तो तब भी कैसे मैच होगा, देखो हमने यहाँ पर क्वेरी क्या लिखी है, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट, कोर्स ज्वाइन कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉमन वाला आता है वो हट जाता है, सॉरी यार, मैंने क्योंकि मेरे को लगा था कि सबका सेम ही होना चाहिए, तो मैंने सबका एक ही जगह लिख दिया था, इस वजह से दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो आपका सिंटेक्स जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है क्रॉस वाले ज्वाइन का, ठीक है। मैंने आपके सामने यहाँ पर बदल दिया है, सो देख सकते हो आप, ठीक है। ये आपका जो सिंटेक्स रहने वाला है वो ये रहने वाला है। और आपकी जो इनपुट टेबल है, एक हो गई स्टूडेंट और एक हो गई कोर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस ज्वाइन करना है। तो क्रॉस ज्वाइन कैसे होता है मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले क्या जाएगा, आपने यहाँ पर क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, नेम लिखा है, ठीक है। नेम नेम वाले का होगा यहाँ पे जो क्रॉस ज्वाइन होगा। तो ये पहली वाली टेबल के पास जाएगा भाई, वो देखेगा नेम, नेम क्या है, जॉन, ठीक है। जॉन को उठाएगा, दूसरे वाले कोर्स नेम के मैथ के साथ लिखेगा, दूसरे वाले कोर्स ज्वाइन के फिजिक्स के साथ लिखेगा। तो जॉन मैथ जॉन फिजिक्स ऐसे आपके आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया जॉन मैथ जॉन फिजिक्स, ठीक है। फिर दूसरे वाले फिर एलिस को उठाएगा, फिर एलिस को मैथ के साथ लिखेगा और फिजिक्स के साथ लिखेगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ये देखो हमने यहाँ पर सिलेक्ट सिर्फ नेम किया था तो नेम आ रहा है। अगर आप नेम के साथ कोर्स आईडी या फिर रोल नंबर भी करते तो वो भी एक साथ हो जाता, ठीक है। समझ रहे हो। ऐसे होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको पता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, हर एक के साथ आपको मैच कराना होता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट नेचुरल ज्वाइन, जिसे आप ऑटोमेटिकली भी होता है, ये मतलब जो ज्वाइन होता है नेचुरल है, मतलब है ना, नेचुरली ज्वाइन हो जाता है। तो इसका हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये कभी कभी अलग से दो नंबर में आ जाता है, ठीक है। अ नेचुरल ज्वाइन जॉइंस टेबल्स बेस्ड ऑन कॉलम विद द सेम नेम्स एंड डेटा टाइप्स इन अ बोथ टेबल। सो बेसिकली जो आपके दोनों टेबल के अंदर जिनके जो कॉलम है वो सेम नेम्स के होते हैं और उनका डेटा टाइप्स भी सेम होता है, तो उन्हें क्या कर देता है भाई, उनके बेस पर टेबल को क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। इट रिमूव डुप्लीकेट कॉलम्स एंड कीप्स ओनली वन कॉपी ऑफ अ कॉमन कॉलम इन अ रिजल्ट। बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके सेम टू सेम कॉलम है उन्हें हटा देता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, एक हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक आपका एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, और डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट आईडी है ना, यहाँ पर भी है, डिपार्टमेंट आईडी आपका यहाँ पर भी है। तो ये ज्वाइन करेगा ना, तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी दो बार है उसे हम बस क्या करेगा, एक ही बार लिखेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी को एक ही कॉलम बनाकर लिख देगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, सबसे पहले जाएगा भाई, बेसिक सी बात है। सबसे पहले क्या करेगा, नेम को देखेगा, वन एम्प्लॉय आईडी, नेम एलिस आ गया, डिपार्टमेंट आईडी 101, इसमें से डिपार्टमेंट आईडी को देख लेगा, मैच कर लेगा, पर लिखेगा नहीं, ठीक है। फिर लिख देगा डिपार्टमेंट नेम, तो चार आपकी कॉलम बन जाएंगी। फिर उठाएगा दूसरा नंबर, फिर उठाएगा बॉब, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी देखेगा और लिख देगा एचआर, ठीक है। फिर उठाएगा तीसरा, तीसरे में देखेगा जो आपका नेम है वो क्या है, कैरोल है, क्या है पता नहीं, है ना। और डिपार्टमेंट आईडी देखेगा 103, क्या यहाँ पर है भाई, यहाँ पर मेंशन ही नहीं है ना। और मतलब मेंशन ही नहीं है तो इसे लिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये मतलब है ही नहीं इसके अंदर। फिर क्या देखेगा, फिर मतलब ये वाले मेंशन ही नहीं है। फिर 104 वाले का है फाइनेंस, ठीक है, और वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो बेसिकली क्या करेगा, आपकी दो ही एंट्री आएंगी जो कि आपकी ऊपर वाली हैं, क्योंकि दूसरे वाले की तो उसके साथ मैच ही नहीं हो रही, तो वो रहेगा नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो देखो दो एंट्री आई आपकी, और वैसे उसने कर दिया। तो इसका जो वो होता है, क्वेरी होती है वो ऐसे होती है, सिलेक्ट ऑल
फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, ठीक है, तो नेचुरली ज्वाइन कर दिया उसने, क्योंकि देखो तीसरे वाले का जो था डिपार्टमेंट यहाँ पे था नहीं, और 104 वाले का जो था एम्प्लॉय आईडी नहीं था, तो इसने क्या किया भाई, और नेम भी नहीं था, तो वहां पर उन दोनों को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा नेचुरल ज्वाइन भी। तो ये हमारे जो 6 टाइप्स होते हैं जब भी ज्वाइन पूछा जाता है, देखो पिछले 3 साल पूछा गया है, तो पक्का है कि इस बार भी आने वाला है। तो आप ना ज्वाइन के बारे में ये 6 के 6 जो है लिख कर आओगे, उन सब के एक एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल भी लिख कर आओगे। अगर एग्जाम्पल ये टेबल नहीं बना कर आ पा रहे, तो भाई ये जो एग्जाम्पल की जो क्वेरी है ना, वो जरूर लिख कर आ जाना, ठीक है, बस आपका इतना काम है। सो ज्वाइन यहाँ पर आपका फिनिश हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक आपका खत्म हो गया यहाँ पर, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है आपका सेट ऑपरेशंस इन एसक्यूएल। तो सेट ऑपरेशंस होते क्या हैं भाई, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस एंड बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर हम 3 पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस, ठीक है। सो यूनियन बेसिकली क्या करता है भाई, एक साथ मिला देता है सबको, और क्या करता है भाई, उनके जो डुप्लीकेट्स हैं उन्हें हटा देता है, बस इतनी सी बात होती है, ठीक है। सेट ऑपरेशंस अलाउ कंबाइनिंग द रिजल्ट ऑफ टू और मोर क्वेरीज। तो यहाँ पर टेबल्स को नहीं मिलाएगा, जो यूनियन इंटरसेक्ट भाई टेबल्स के ऊपर नहीं लग रहे हैं, टेबल्स के ऊपर नहीं लग रहे हैं, ये लग रहे हैं भाई क्वेरीज के ऊपर, ठीक है। जो आपकी मल्टीपल क्वेरीज होंगी उन्हें अगर आपको यूनियन करना है, तो आप भाई यूज करोगे किसका, यूनियन का, है ना। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेट इन मैथमेटिक्स एंड रिक्वायर्ड द क्वेरीज टू हैव सेम नंबर्स ऑफ कॉलम विद कॉम्पेटेबल डेटा टाइप्स, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये है कि बिल्कुल ये जैसे मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स होते हैं ना, जो आपको पता ही होंगे, आपने पढ़े होंगे, डीएसटीएल के अंदर पढ़े हैं, 12th 11th में पढ़े होंगे। तो वहाँ पर क्या है, जो सेट के मैथमेटिक्स जो आपके रूल्स वगैरह होते हैं उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपकी जो दोनों टेबल के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हो ना सेट ऑपरेशंस को, तो दोनों टेबल के अंदर जो आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होने चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब हम पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है कि आपका यूनियन। यूनियन क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स यूनियन के लिए डिफाइन कर रखे हैं। सबसे पहले आपका कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू क्वेरीज, ठीक है। तो आपकी जो क्वेरी है, जो आपकी दो क्वेरी हैं, उनके दोनों के जो रिजल्ट हैं उनको क्या कर देगा भाई, कंबाइन कर देगा, ठीक है। अब रिमूव डुप्लीकेट रोज बाय डिफॉल्ट। जैसे कि आपकी दोनों टेबल के अंदर सेम टू सेम अगर एंट्री है, ठीक है, तो उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर आप यूनियन ऑल का यूज करते हो, अगर आपको चाहिए कि डुप्लीकेट को भी हमें इंसर्ट करना है, हमें डुप्लीकेट भाई रिमूव नहीं करना, हमें डुप्लीकेट को भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यूनियन ऑल। तो उससे क्या होगा कि आपके जो डुप्लीकेट्स हैं वो भी आपके आ जाएंगे, ठीक है, वो रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ पर इसका सिंटेक्स देख लो आप, सिंटेक्स कैसे होता है। जैसे कि हमारी क्वेरी होती है ना, सिलेक्ट कॉलम 1 सिलेक्ट कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, ठीक है, वैसे ही होती है। और बीच में आपने एक क्वेरी, तो ये हो गई आपकी एक क्वेरी, ये हो गई, है ना, और आपकी दूसरी क्वेरी ये हो गई। को बस क्या करना है, बीच में आपको क्या करना है, बीच में आपने यूनियन लगा देना है, ठीक है। आपने जैसे ही बीच में यूनियन लगाया, इस वाली क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन हो जाएगा इस वाली क्वेरी के, दूसरे वाली क्वेरी के रिजल्ट के साथ, ठीक है। तो समझ गए, ये होता है हमारा यूनियन। अभी ऐसे कैसे समझोगे भाई, एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो मैंने हर एक के साथ भाई एग्जांपल लिखा, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल 1 है, एम्प्लॉय टेबल 2 है। हमने यहाँ पर लिखा क्या, सिलेक्ट एम्प्लॉय, देखो दोनों के अंदर जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम तो वो सेम है, ठीक है। तो देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल 1, और दूसरी क्या है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम एम्प्लॉय टेबल 2, ठीक है। तो दोनों टेबल में से हम भाई पूरा का पूरा सब ये ले रहे हैं, आप एम्प्लॉय आईडी ले रहे हैं और नेम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया भाई, यूनियन कर दिया। तो यूनियन में क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि ये एम्प्लॉय आईडी 1 आएगा, एम्प्लॉय आईडी 1 आएगा और नेम आएगा एलिस, ठीक है। इसके अंदर चेक होगा क्या भाई है, इसके अंदर क्यों चेक होगा, यूनियन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका आ गया 1 और एलिस। फिर दूसरे का आ गया, इसका क्या आ गया, 2 एंड बॉब, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, है ना। इस वाले का क्या आ गया कि 2 एंड बॉब एंड 3 एंड कैरल। तो जब यूनियन करोगे तो ये जो बॉब है ना, 2 और बॉब 1 2 और बॉब, इसके अंदर मैचिंग हो रहा है, यानी कि डुप्लीकेट हो रहा है, इसे उसने क्या कर दिया भाई, रिमूव कर दिया, कट कर दिया। क्या आ गया आपका आंसर, आपका आंसर मतलब कि एक को रिमूव कर दिया, मतलब पूरे को कट नहीं किया, सॉरी यार, एक को रिमूव कर दिया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 एलिस 2 बॉब 3 कैरल, ठीक है। समझ में आ गया, ये होता है हमारा क्या, यूनियन। अब इंटरसेक्शन क्या करता है भाई, इंटरसेक्शन उनको लिखता है जो कि सेम टू सेम होते हैं दोनों के अंदर, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम टू सेम यूनियन की तरह है। और ये क्या करता है भाई, सेम टू सेम जो होती है ना, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय 1 में और एम्प्लॉय 2 में जो हमारा बॉब है वो सेम टू सेम है ना, मैच कर रहा है। तो बस ये क्या करेगा भाई, बॉब को आपको दे देगा कि ये जो है आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। अब वो माइनस क्या करता है, माइनस क्या करता है, बस ये काम करता है कि अगर डेटा आपका टेबल 1 के अंदर प्रेजेंट है, अगर आपका जो डेटा है वो टेबल 1 के अंदर प्रेजेंट है लेकिन टेबल 2 के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसे आपको दे देगा, ठीक है। मतलब कि टेबल 1 के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन टेबल 2 के अंदर प्रेजेंट वो नहीं होना चाहिए। वो क्या करता है, वो माइनस ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो चलो बताते हैं।
टेबल वन के अंदर यहाँ पर देखो एलिस है, बॉब है, और टेबल टू के अंदर बॉब है, लेकिन कैरोल भी है, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि एलिस जो है हमारा टेबल वन के अंदर तो है लेकिन टेबल टू के अंदर नहीं है। बॉब जो है हमारा टेबल वन के अंदर तो है लेकिन टेबल टू के अंदर भी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एलिस आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि टेबल वन के अंदर होना चाहिए, टेबल टू के अंदर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। ये होता है हमारा क्या, माइनस। देखो सिंटेक्स यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम है, और जो आपका क्वेरी थी यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये होते हैं हमारे क्या, सेट ऑपरेशंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज अ कर्सर, ठीक है। कर्सर क्या होता है, कर्सर क्या होता है, ये आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, ये जो है, ये जो पेन है या फिर जो पॉइंटर है, वो वही तो होता है कर्सर, वही होता है हमारा कर्सर, ठीक है। कर्सर किसके काम आता है, ठीक है। कर्सर जैसे कि ये कर्सर नहीं है इसके अंदर, मैं मतलब आपको समझाना चाहता हूँ, कर्सर तो यही होता है ना आपका पॉइंटर। तो वैसे ही आप जब एक लूप चलाते हो ना, मतलब आप अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर जब लूप चलाते हो तो आप एक आई को डिफाइन करते हो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हो ना, इंटीजर आई, है ना। फिर आप यहाँ पर वो लगाते हो आई इज लेस देन एंड देन आई प्लस प्लस। तो ये जो आई है ना, वो क्या करता है भाई, आपके पूरे के पूरे लूप के ऊपर हर एक हर एक जो डेटा है उसके पास जाता है, और मैच करता है कुछ, या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, कर्सर होता है, वैसे आप समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जो आपका जो आई होता है या फिर जो आपका कर्सर होता है, वो एक ऐसी चीज है जो कि क्या करती है, हर एक रो के पास जाती है और जो भी आप ऑपरेशन देते हो उसे परफॉर्म करती है, ठीक है। वही हमारा कर्सर होता है। पहले मैंने आपको मीनिंग बता दी, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है, इसकी। So, cursor is a temporary memory structure or workplace allocated by a database server to handle row by row data processing. सो बेसिकली कर्सर क्या होता है, एक हमारी टेम्परेरी मेमोरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि कुछ देर के लिए आपकी रो के जो डेटा है उसको अपने अंदर रखेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज होता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, रो बाय रो, ठीक है, हर एक रो के लिए, ठीक है। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये डीएमएल में यूज होता है हमारा। ऑपरेशन सच एस इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, सिलेक्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंसर्ट का यूज कर रहे हैं तो हमने इंसर्ट लिखा और हमने कोई कंडीशन लिख दी, ठीक है। तो ये हर एक के पास जाएगा, मैच करेगा भाई, कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही, और फिर जाकर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। या फिर आपने इंसर्ट किया हर एक रो के ऊपर, ठीक है, तो हर एक रो के पास जाएगा और इंसर्ट करेगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये होता है हमारा कर्सर। कर्सर फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑन अ रिजल्ट सेट ऑन वन रो एट अ टाइम, विच इज यूजफुल व्हेन अ रो स्पेसिफिक लॉजिक इज रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब कि अगर आपका कोई लॉजिक है जो कि रो पर बेस्ड है, तो आप यूज करते हो कर्सर का, ठीक है, समझ रहे हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट, इसके की फीचर्स। तो टेम्परेरी स्टोरेज आपको प्रोवाइड कराता है, यानी कि एक आपको बफर की तरह प्रोवाइड कराता है, जो आपका रिजल्ट है उसे होल्ड करके रख सके। फिर आपका आता है रो बाय रो प्रोसेसिंग, हर जो आपकी आपकी जो हर एक रो है वो उसे प्रोसेस करता है कर्सर आपका, ठीक है। समझ रहे हो ना कर्सर क्या होता है, समझ गए होंगे आई होप आप, है ना। तो देखो, एक हमारा कर्सर होता है इम्प्लिसिट, एक होता है आपका एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो इम्प्लिसिट जो कर्सर होता है, वो आपका जो डेटाबेस है वो अपने आप बना रहा होता है ना। और उसके अंदर मतलब आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे डिफाइन हुआ है, अपने आप चलता है, ठीक है। जैसे कि आपने इंसर्ट लिखा, आपने सिलेक्ट लिखा, तो आप क्या कोई कर्सर बनाते हो गया, वो अपने आप ही चलता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा इम्प्लिसिट कर्सर। तो आपको पढ़ लेना है क्या, ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय अ डेटाबेस when you execute simple queries like insert update and delete, you don't need to define or control it, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सप्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट जो कर्सर होता है वो भाई यूजर के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा लॉजिक है जो कि आप चाहते हो कि वो डेटाबेस के अंदर नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक्सप्लिसिट कर्सर का यूज करते हो, ठीक है। क्रिएटेड बाय यू, यानी कि मतलब यूजर, व्हेन यू नीड मोर कंट्रोल, लाइक गोइंग थ्रू रोज वन बाय वन एंड परफॉर्मिंग सम एक्शंस, यू मैन्युअली डिक्लेयर ओपन फैच डेटा एंड क्लोज इट, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल होती है एक्सप्लिसिट कर्सर की, वो हमारे चार कितने, पांच पार्ट्स में डिवाइड होती है, डिक्लेयर, ओपन, फैच डेटा एंड क्लोज इट, ठीक है। तो बेसिकली पांच पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पांच को एक एक बार पढ़ते हैं। तो एक्सप्लिसिट जो कर्सर होता है आप खुद ही डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना, जैसे कर्सर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पहले कर्सर को अच्छे से डिफाइन करना है, उसके की फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। फिर आप लिख के ला सकते हो उसके टाइप्स, है ना, अगर टाइप्स पूछे गए हैं, अगर जब बड़ा क्वेश्चन है तो उसके टाइप्स लिख देना, है ना। और फिर एक्सप्लिसिट कर्सर के बाद आप लाइफ साइकिल लिख कर आना अपनी एक्सप्लिसिट कर्सर की, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हाउ इट इज वर्क, ठीक है। सबसे पहले डिक्लेयर,
आप क्या करते हो, कर्सर को डिफाइन करते हो। अभी देखो मैं आपको यहाँ पर कर्सर बना के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है और आपसे पूछा भी नहीं जाने वाला क्योंकि उसका बहुत बड़ा कोड होता है एसक्यूएल के अंदर। तो मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर बताने लगेंगे तो आपको बिल्कुल मतलब अलग हो जाएगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बस उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, मतलब बेसिक पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आपका ऊप्स विद जावा में था या फिर उसमें था, बड़े बड़े टॉपिक गिवन थे बट आपको उसके सिर्फ बेसिक पढ़ने थे, ठीक है। तो डिक्लेयर आता है आपका पहला। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, अपनी कर्सर को क्या करते हो, डिक्लेयर कर, जितना भी कोई कोडिंग पार्ट है ना मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि जितना आपको जरूरत है ना उतना मैं करवा रहा हूँ, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। यू डिफाइन द कर्सर एंड द क्वेरी डेट गिव्स द लिस्ट ऑफ रोज टू प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या किया, कर्सर को डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। फिर आप क्या करते हो, कर्सर को यूज करने के लिए ओपन करते हो, ठीक है, आपने ओपन किया कर्सर को एंड क्वेरीज को आपने रन किया, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, जो भी आप कर्सर के थ्रू डेटा को फैच करना चाहते हो आप उसे फैच करते हो। तो अरे यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, यार मैं बार बार पांच बोल दिया, सॉरी यार भाई, पांच होती हैं, ठीक है, जो आपकी स्टेजेस होती हैं पांच होती हैं, चार होती हैं, ठीक है ना, आपकी जो स्टेजेस होती हैं वो चार होती हैं, ठीक है, सॉरी यार पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, तीन and चार, ठीक है, चार आपके फेजेस होते हैं। सो फिर आता है आपका क्लोज, यहाँ पर आपने जो भी डेटा था आपने फेच कर लिया, जो भी आपका काम था कर्सर से निकल गया, फिर क्या करो भाई, कर्सर को स्टॉप कर दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा कर्सर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक वैसे पूछा नहीं गया कर्सर, पर शायद पूछा जा सके, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। कर्सर हो गया, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिगर, ठीक है। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स से आप क्या समझते हो, कुछ ऐसी चीज हो ना, है ना, मतलब कि कुछ एकदम से ट्रिगर करती है ना कोई चीज, मतलब ट्रिगर कर गया, ठीक है, जैसे कि गन का जो ट्रिगर होता है ना। तो जैसे ट्रिगर हो गया, ठीक है, कोई भी इवेंट आपका क्या है, ट्रिगर हो गया, तो कोई भी क्या करो, इवेंट को परफॉर्म कर दो, कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर दो, अगर कोई भी इवेंट ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिगर ऐसे मैं आपको नाम से थोड़ा सा अभी बता रहा हूँ कि ट्रिगर का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ट्रिगर क्या होता है, एक हमारा ऐसा मतलब प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप मतलब पहले से जो इवेंट्स हैं उन्हें बना के रख लेते हो, ठीक है। और अगर कोई, जैसे कि आपके कुछ फंक्शंस होते हैं ना, जैसे कि आप फंक्शंस बना के रख लेते हो कि अगर ये वाला जो इवेंट है, अगर जैसे ही ट्रिगर हो जाता है, जैसे ही कड हो जाता है, वैसे ही आप ये वाला जो फंक्शन है उसे क्या कर देना भाई, परफॉर्म कर देना, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको ट्रिगर के बारे में, ये हमारा 2022-23 और 21-22 में आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। अ ट्रिगर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है। ये जो हमारा ट्रिगर होता है वो क्या होता है हमारा, एक ये याद रखना लाइन, स्टोर्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है। मतलब कि ये स्टोर रहता है पहले से, that is executed automatically when a specific event such as insert, update, delete, ये कुछ क्या है, हमारे इवेंट्स हैं, ठीक है। मतलब कि एक हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर है, पहले से भाई स्टोर्ड है ना, कि अगर कोई भी एक हमारा स्पेसिफिक इवेंट जो है वो हो जाता है, मतलब है ना, अकर्ड हो जाता है, अकर ऑन अ टेबल और अ व्यू, ट्रिगर आर यूज टू ऑटोमेट टास्क, मतलब कि जैसे ही वो हो जाएगा ट्रिगर हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। ट्रिगर हमारा किसके लिए यूज होता है, हमारे जो टास्क हैं उन्हें ऑटोमेट करने के लिए, एनफोर्स बिजनेस रूल्स, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, ऑडिट चेंजेस एंड रेप्लिकेट डेटा, ठीक है। तो इन सब के लिए मतलब ये सब क्या है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। और ट्रिगर्स जो है हमारा, बेसिकली इतना समझो कि हमारा एक प्रोसीजर है वो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, एक हमारा जो कोड है वो हमारा पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने एक रूल बना रखा है कि अगर कोई एक ये वाले जो एक्शन, जैसे कि इंसर्ट एक्शन आपका परफॉर्म होता है, जैसे ही इंसर्ट आपका एक्शन परफॉर्म हो, क्या करना भाई, ये वाले ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। तो ये होता है हमारा ट्रिगर, ठीक है। मैंने आपको जितना इजी हो सकता था उतना समझा समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्रिगर। पहला होता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, ट्रिगर। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ट्रिगर क्या होता है, जिसके अंदर बेसिकली डेटा डीएमएल जो ऑपरेशंस होते हैं, अगर वो परफॉर्म होने के बाद आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है, तो वो होता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ट्रिगर, ठीक है। एक इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आफ्टर ट्रिगर, एक होता है हमारा इंस्टेंट ऑफ ट्रिगर, ठीक है। आफ्टर ट्रिगर क्या होता है, दिस ट्रिगर्स आर एग्जीक्यूटेड आफ्टर द डीएमएल स्टेटमेंट कंप्लीट बट बिफोर द चेंजेस आर कमिटेड टू द डेटाबेस, ठीक है। मतलब कि आपने कोई भी डीएमएल कमांड लिखी, लेकिन डीएमएल आपने जैसे ही कमांड को इंसर्ट किया, अभी डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है आपका डीएमएल कमांड्स होती है ना, और यहाँ पर आपका डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पर आपका डेटाबेस है। जैसे ही आपने डीएमएल कमांड लिखी तो यहाँ पर क्या होता है आपका भाई, चेंज हो जाता है अगर कोई आपने ट्रिगर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिगर वहाँ पर मौजूद है तो बीच में आ जाता है भाई ट्रिगर। पहले जैसे ही आपकी डीएमएल कमांड लिखी जाएंगी, पहले आपका जो ट्रिगर है वो होगा एग्जीक्यूट, फिर आपके जो डेटाबेस के अंदर चेंजेस हैं वो परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा आफ्टर ट्रिगर। अब हम देखते हैं क्या,
इंस्टेंट ऑफ ट्रिगर, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ ट्रिगर्स क्या होते हैं? दीज ट्रिगर्स आर रिप्लेस द ट्रिगरिंग डीएमएल एक्शंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट विद अ डिफरेंट एक्शन डिफाइंड इन अ ट्रिगर बॉडी। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पर कोई भी डीएमएल कमांड लिखा है ना, और अगर आपने यहाँ पर ट्रिगर के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिख रखी हैं जो कि ये डीएमएल जो कमांड है उन्हें चेंज कर रही हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो आपने डीएमएल कमांड लिखी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनके अलावा आपने कुछ उसमें चेंजेस कर रखे हैं, ठीक है। और वो चेंजेस परफॉर्म होने हैं इस वाली कमांड के अंदर, मतलब कि ट्रिगर आपने जो है कमांड के ऊपर ही कर रखा है, ठीक है। तो वो होता है हमारा इंस्टेंट ऑफ ट्रिगर, ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ट्रिगर्स, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी जो डीडीएल कमांड्स होती हैं, अगर उनके बाद आपकी चीज़ें हो रही हैं, डेटा जब डेटाबेस के अंदर चेंजेस, तो हमारी वो डीडीएल ट्रिगर्स आ गए। डीडीएल ट्रिगर्स आर फायर्ड व्हेन अ डीडीएल ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ग्रांट, रिवोक, अपडेट, स्टैटिस्टिक्स इज एग्जीक्यूटेड। मतलब ठीक है, ये वाली अगर आपके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और उसके बाद आपकी जो कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट, अगर जो आपके ट्रिगर्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वो होती हैं हमारी क्या, टीडीएल ट्रिगर्स। तो इसके अंदर भी दो टाइप है। पहला है हमारा डेटाबेस स्कोप डीडीएल ट्रिगर्स, फिर है हमारा सर्वर स्कोप डीडीएल ट्रिगर्स, ठीक है। तो अगर आपके डीडीएल स्टेटमेंट लिखने के बाद आपका जो डेटाबेस स्कीमा है वो आपका अफेक्ट होता है, तो वो होते हैं हमारे क्या, डेटाबेस स्कोप डीडीएल ट्रिगर, ठीक है। और अगर आपका जो सर्वर सर्वर जो स्कोप डीडीएल ट्रिगर है, कि अगर आपका जो डीडीएल ट्रिगर होने के बाद आपका जो सर्वर लेवल के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, तो वो होते हैं हमारे क्या, सर्वर स्कोप डीडीएल कमांड। नाम से ही पता चल रहा है और नाम से ही आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। ज्यादा कोई हार्ड में नहीं ले जाना, पहली बात तो, ठीक है। और डीडीएल का अभी अभी मैं आपको ट्रिगर का लास्ट में एग्जांपल भी बताऊंगा। अभी आपको लग रहा होगा ना, वैसे आपको मतलब यहाँ पर कोई उसकी जरूरत नहीं है, आपको बस यही पढ़ना है, जो थ्योरी है और उसके टाइप से उन्हें याद रखना है, ठीक है। उससे आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लास्ट में अभी एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर आपका आता है तीसरा, लोगोन ट्रिगर, ठीक है। सो लोगोन ट्रिगर क्या होता है, कि लोगोन ट्रिगर में क्या होता है कि अगर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, पहली बात तो लोगन ट्रिगर में आपका लॉगिन से रिलेटेड है। जल्दी से जाओ यहाँ पर। लोगन ट्रिगर आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड आफ्टर अ सक्सेसफुल यूजर लॉगिन बट बिफोर द यूजर सेशन इज एस्टेब्लिश, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ये क्या होता है, यहाँ पर एक लॉगिन होता है ना, यहाँ पर एक लॉगिन है और आपका एक यहाँ पर सेशन क्रिएट होता है। मतलब कि एक सेशन क्रिएट होता है, जैसे ही आप जब लॉगिन करते हो तो एक सेशन क्रिएट होता है। मतलब कि बंदे ने इतने बजे से इतने बजे तक लॉगिन रखा था, तो एक सेशन बनता है, उसमें अंदर कुछ भाई मैप की जो चीज़ें हैं, आपने जो भी उसमें काम किया होता है वो थोड़ा सा स्टोर होता है, ठीक है, मतलब लाइक कैचेज की तरह, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका कोई ट्रिगर वगैरह नहीं है तो लॉगिन हुआ, आपका सेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई ट्रिगर है, ठीक है, कि मतलब लॉगिन होने के बाद कुछ इवेंट है हमारा वो अकर होगा, कुछ हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, तो क्या होगा, लॉगिन के और सेशन के बीच में एक ट्रिगर आ जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे वो जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर आपका जो सेशन है वो क्रिएट होगा, ठीक है। वो होता है हमारा लॉग ट्रिगर्स, ठीक है। सो अगर अगर हमारा जो लॉगिन करते समय ऑथेंटिकेशन जो है फेल हो जाता है, जो लॉगिन ट्रिगर होता है वो हमारा काम नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं होता। यही होता है हमारा लॉग ट्रिगर्स, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, सी एल आर ट्रिगर्स, ठीक है। सी एल आर ट्रिगर्स की फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ट्रिगर्स। सो इसे पहले ओपन करो, एक मिनट, है ना। सो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ट्रिगर्स आर रिटन यूजिंग, मतलब कि अगर आपको कोई बड़ी कुछ भी कंप्यूटेशनल क्या बोलते हैं कैलकुलेशन करनी है, अगर कोई आपको हैवी कंप्यूटेशनल कोई भी चीज़ करनी है ना, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स एसक्यूएल के बाहर के ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको इंटरेक्शन करना है, तो आप यूज़ करते हो इसका सी एल आर ट्रिगर्स का, ठीक है। सो ये हमारा किसके अंदर लिखा जाता है, डॉट नेट लैंग्वेज के अंदर, लाइक सी शार्प, बी वी बी नेट, डॉट नेट के साथ, है ना। तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हमारा जो सी एल आर है, यानी कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम ट्रिगर्स हैं, वो लिखे जाते हैं। और these triggers are useful for scenarios that require heavy computations or interaction with objects outside SQL such as web services और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, ठीक है। मतलब कि किसी और एप्लीकेशन के साथ या फिर कोई और वेब सर्विस के साथ आपको भाई इंटरेक्शन करना है, तो आपको सी एल आर ट्रिगर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि आपके एसक्यूएल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, मतलब कि टेबल के अंदर अकर होने के बाद जो दूसरी एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, या फिर आप दूसरी एप्लीकेशन से कोई हेल्प ले रहे हो, तो आप किसके अंदर वो कमांड वो ट्रिगर लिखोगे, एस सी एल आर के अंदर लिखोगे, ठीक है। तो ये हमारा होता है सी एल आर ट्रिगर्स, ठीक है। मतलब सी एल आर ट्रिगर्स आप लिखोगे, ठीक है, किस किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, सी शाफ्ट हो गया, वी बी डॉट नेट हो गया, है ना, इसके अंदर लिखे जाते हैं। तो अगर अब हम मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ट्रिगर का, है ना, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। और आप चाहो तो एग्जाम के अंदर भी ये एग्जांपल याद करके लिख कर आ सकते हो, ठीक है। सो देखो, हम यहाँ पर एक एग्जांपल बनाएंगे। इसका जो हमारा सिनेरियो है वो ये है कि ऑटोमेटिकली
अपडेट स्टॉक लेवल्स आफ्टर अ सेल, मतलब कि एक आपकी दुकान है भाई, उसके अंदर आपने एक टेबल मेंशन कर रखी है कि हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं और उनका जो स्टॉक है वो इतना है। जैसे कि आपके पास जो टेबल है वो है, आपकी जो दुकान है वो इलेक्ट्रॉनिक की है या फिर जो है ना लैपटॉप मोबाइल वगैरह की है। तो आपके पास एक भाई लैपटॉप है और एक है आपके पास प्रोडक्ट फ़ोन, ठीक है। तो जो लैपटॉप है वो उसके स्टॉक है हमारे पास 50, यानी कि 50 यूनिट है हमारे पास लैपटॉप की, और फ़ोन की हमारे पास 100 यूनिट है, ठीक है। तो हम ये क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारी जो सेल है वो अगर हो, जैसे ही हमारी कोई भी अगर प्रोडक्ट बिकता है तो टेबल के अंदर क्या करो, स्टॉक को अपडेट कर दो, ठीक है। मतलब कि अगर लैपटॉप 2 बिक गए तो, या 3 बिक गए तो कम कर दो, ठीक है, वो 2-3, ठीक है। तो ये हमें बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टेबल हैं, एक है हमारे पास प्रोडक्ट, एक है हमारे पास सेल्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे जो स्टॉक लेवल्स हैं या फिर जो प्रोडक्ट की डिटेल है वो स्टोर होती है, और सेल के अंदर हमारा अगर कोई भी ट्रांज़ैक्शन होता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, तो वो हमारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सो व्हेन अ सेल इज रिकॉर्डेड, यानी कि सेल टेबल के अंदर अगर कोई भी डेटा रिकॉर्ड होता है, तो हमें क्या करना है, स्टॉक जो हमारी प्रोडक्ट वाली टेबल है उसके अंदर जो स्टॉक है उसे क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। समझ गए? ये हमारी क्या है, सिनेरियो है, पूरा एग्जांपल है हमारा, ठीक है। हम इसे कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास 2 टेबल हैं, एक है हमारी ये वाली प्रोडक्ट वाली, एक है हमारे पास यहाँ पर सेल वाली, ठीक है। सो सेल के अंदर क्या हुआ है, सेल आईडी 1 यानी कि पहला आया हुआ है, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास 1 है, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट आईडी देखें तो लैपटॉप हमारा बिका है, कितनी क्वांटिटी बिकी है हमारी, 2 क्वांटिटी बिकी है, ठीक है। तो इसे अपडेट कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने पूरा एक ट्रिगर लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है ट्रिगर, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे आपको जरूरत नहीं है, अगर आप चाह रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव, इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है ना। क्रिएट ट्रिगर, और हमने ट्रिगर का नाम रखा अपडेट स्टॉक आफ्टर सेल, ठीक है, हमने ये ट्रिगर का नाम रखा है। आफ्टर इंसर्ट ऑन सेल, यानी कि इंसर्ट होगा सेल के अंदर अगर कोई चीज, तो फॉर ईच रो, यानी कि क्या करो, हर एक रो के लिए, ठीक है, मतलब कि हर एक रो के लिए यहाँ पर आपका जो ट्रिगर है वो बिगेन होगा, यहाँ पर एंड होगा, ऐसे बनाते हैं। अपडेट प्रोडक्ट, यानी कि ये जो टेबल है आपको जिसको अपडेट करना है वो लिखो, और सेट स्टॉक इक्वल टू स्टॉक माइनस न्यू डॉट क्वांटिटी, जो भी आपकी क्वांटिटी यहाँ पर जो आई है उसे उससे माइनस कर दो जो भी स्टॉक है उसको, ठीक है। वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू न्यू डॉट प्रोडक्ट आईडी, जिसकी भी प्रोडक्ट आईडी इस वाली से, मतलब प्रोडक्ट आईडी से अगर मैच होती है उसके स्टॉक को क्या करना है, हमें अपडेट करना है। तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल सिंपल है, अगर आप पढ़ देखो भाई, मैंने बताया था ना आपको सीक्वल कहा जाता था एसक्यूएल को, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश कीवर्ड को ही लिखा जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर तो बिल्कुल आपको पढ़ के ही चीज़ें समझ में आ रही हैं, ऐसे आपका ट्रिगर बनता है, ठीक है। आपने ट्रिगर बना दिया, अब क्या होगा, जैसे ही हाउ इट वर्क, अ न्यू सेल इज एडेड टू अ सेल्स टेबल, मतलब आपने अगर सेल्स टेबल के अंदर कोई भी नई सेल ऐड हुई है, तो जो ट्रिगर है वो अपने आप भाई क्या करेगा, जो स्टॉक प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर स्टॉक को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आया प्रोडक्ट, यहाँ पर हमारे पास जो पहले टेबल थी वो ऐसे थी, ठीक है, कि हमारे पास लैपटॉप थे 50 और फ़ोन थे हमारे पास 100, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने सेल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट किया, ठीक है, इंसर्ट इनटू सेल्स, और सेल्स के अंदर कौन कौन सी हमारी जो कॉलम्स हैं वो क्या है, सेल्स आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी। तो आपने वैल्यूज दे दी कि सेल आईडी है हमारी 2, और जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है वो है 1, और जो हमारी क्वांटिटी है वो है 2, यानी कि हमारी सेल नंबर 2 है, प्रोडक्ट आईडी यानी कि जो हमारा लैपटॉप है वो 2 बिके हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अपने आप यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने बस सेल्स में डेटा इंसर्ट किया कि जो प्रोडक्ट टेबल है वो अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या होगा, आपका जो लैपटॉप है वो 48 हो जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। प्रोडक्ट आईडी हमारी 1 थी ना, तो लैपटॉप हमारे 48 हो जाएंगे। तो देखो कितना अच्छा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ट्रिगर का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको ये ट्रिगर समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि ट्रिगर होते क्या है, ठीक है, समझ गए। सो अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, प्रोसीजर्स इन पीएल एसक्यूएल, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये पीएल एसक्यूएल क्या है, कुछ नहीं, प्रोसीजरल मतलब इस एसक्यूएल के साथ अगर आप प्रोसीजरल जो हमारी पावर्स होती हैं उनको आप ऐड कर दो, तो हमारी होती है प्रोसीजर पीएल एसक्यूएल, ठीक है। मतलब कि कुछ हमारे ऐसे पहले से लिखे हुए कोड्स हैं, अगर आप उन्हें यूज़ कर सकते हो एसक्यूएल के साथ, आप लूप्स को यूज़ करते हो एसक्यूएल के साथ, कुछ हमारे एडिशनल पावर्स होती हैं, अगर आप उसे एसक्यूएल के साथ यूज़ करते हो तो वो हो जाती है हमारी क्या, पीएल एसक्यूएल, ठीक है। और कुछ नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। सो देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन, प्रोसीजर क्या होते हैं हमारे पीएल एसक्यूएल के अंदर, अभी मैं आपको आगे एग्जांपल भी बताऊंगा तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। प्रोसीजर्स कुछ नहीं होते, अपने और प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस पढ़े हैं ना वही हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। और एसक्यूएल के अंदर बिल्कुल फंक्शन की तरह है, मतलब कि आपने कोड लिखा हुआ है, जब भी आपने उसे यूज़ करना है आप क्या करते हो, उसे कॉल कर देते हो, और जो आपने जो जैसे पैरामीटर्स देते हैं ना फंक्शंस के अंदर, वो आप पैरामीटर पास करते हो, वो आपको जो भी आपका कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। बस यही होता है हमारे प्रोसीजर। सो देखो पीएल एसक्यूएल, मैंने आपको पहले बताता हूँ कि पीएल एसक्यूएल होता क्या है। प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है।
मतलब इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज कंबाइनिंग एसक्यूएल कमांड्स विद प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट लूप। ठीक है, प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट्स लाइक लूप कंडीशंस, इन सब के साथ क्या होता है, आपकी जो एसक्यूएल कमांड्स हैं अगर आप उन्हें क्या करते हो, कंबाइन करते हो, ठीक है, उनके साथ आप यूज करते हो लूप्स के साथ, कंडीशंस के साथ, तो वो क्या हो जाती है, हमारी पीएल एसक्यूएल हो जाती है। ठीक है, अ स्टोर्ड प्रोसीजर इन पीएल एसक्यूएल इज अ प्री कंपाइल्ड ब्लॉक ऑफ अ एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टोर्ड इन अ डेटाबेस कैटलॉग फॉर रीयूज। ठीक है, ये समझ सकते हो हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, रीयूजेबल ब्लॉक होते हैं ना, वैसे ही हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो हमारे रीयूजेबल ब्लॉक होते हैं। ठीक है, जिनको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर serves a reusable program that perform a specific task which can be invoked by triggers और अदर प्रोसीजर्स। ठीक है, मतलब जिनको आप ट्रिगर्स के थ्रू कॉल कर सकते हो, जिनको आप किसी और प्रोसीजर के थ्रू कॉल कर सकते हो, लाइक आपने कोई कोड लिखा, आपने उसमें कॉल कर दिया उसे, तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, उसे इन्वोक कर सकते हो, यूज कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, व्हेन प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड all its statements are sent to a Oracle engine at once, improving processing speed and reducing network traffic। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, ये जो MySQL के अंदर ना ये जो है अच्छे से भाई यूज़ नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये ज़्यादातर Oracle के अंदर ही यूज़ होता है। सो Oracle में क्या होता है, अब जितने भी प्रोसीजर्स आप कॉल करते हो तो वो क्या होते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट करता है जो Oracle इंजन है। ठीक है, सो यही हमारा जो प्रोसीजर होता है वो होता है। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप ये क्या होता है प्रोसीजर। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास प्रोसीजर आता है तो आपने प्रोसीजर की डेफिनेशन लिखनी है और आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने हैं। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस तो यार आप बचपन से ही पढ़ रहे हो। ठीक है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है भाई उसे इम्प्रूव करता है। रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि आपने एक बार कोड लिख दिया उसे आप बार बार यूज़ कर रहे हो तो आपके जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो तो कम हो ही जाते हैं। कोड रीयूजिबिलिटी होती है, मतलब कि आप कोड को बार बार यूज़ करते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, तो आपने अगर कोड अलग से लिख रखा है तो भाई आपकी जो मेमोरी है वो तो लगेगी, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डेवलपर के पास आ जाएगी, क्योंकि उसे भाई और पढ़ना पड़ेगा, प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लैक ऑफ डीबगिंग इन माई एसक्यूएल के अंदर भाई ये काम नहीं करता अच्छे से। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर प्रोसीजर पूछा जाता है तो आपने इतना ही लिखना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको कोड से बिल्कुल भी डरना नहीं, अगर आपको नहीं आता, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर लेट्स क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर, जिसके अंदर हम एक स्टोर्ड प्रोसीजर को क्रिएट करेंगे टू कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर की स्पेसिफिक सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसीजर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, और फिर हम जब कब भी चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टोर्ड प्रोसीजर कैसे बनाया जाता है वो देख लो आप। कोड ये देख लो, ऐसा कोड होता है। ठीक है, आपको जो भी प्रोसीजर क्रिएट करना है आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है क्रिएट प्रोसीजर, मतलब ये तो आपने कीवर्ड लिख दिया। फिर आपका जो भी आपने नाम लिखा है, जैसे कि कैलकुलेट टोटल सैलरी, ये हमारा प्रोसीजर का नाम है। फिर देखो यहाँ पर आप जैसे कि अपने उसके अंदर फंक्शंस के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करते थे ना, कि हमारा जो डिपार्टमेंट नंबर है पहले वो रहेगा, फिर हमारी टोटल सैलरी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर नंबर के अंदर है और जो टोटल सैलरी है वो भी नंबर के अंदर है। ठीक है, एस बिगेन, तो यहाँ पर हमने बिगेन किया, यहाँ पर एंड किया। जो प्रोसीजर है वो कैसे लिखा गया है, ये जो होते हैं ना हमारे, ये जो डबल हाइफन लगे रहता है वो हमारे एसक्यूएल के अंदर होते हैं कमेंट्स। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई भी कमेंट लिखना है ना, कि जो भी आप जो मतलब एडिटर है वो उसे क्या करे भाई, एग्जीक्यूट ना करे, तो आप ऐसे जैसे आप उसके अंदर लिखते थे प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे लिखते हो। ठीक है, और पाइथन के अंदर आप इससे लिखते हो हैशटैग से, वैसे ही आप एसक्यूएल के अंदर ना डबल हाइफन से लिखते हो। ठीक है, सो देखो, कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन अ गिवन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मतलब वो लिख दिया कमेंट, कि मतलब ये जो आगे वाला जो कोड है वो ये करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट किया सैलरी को और उसका क्या कर दिया भाई, सम कर दिया। ठीक है, इनटू टोटल सैलरी, है ना, और इसको जो स्टोर करा है टोटल सैलरी के अंदर स्टोर कराया। फ्रॉम एम्प्लॉय, जिस टेबल के अंदर से हम स्टोर इसे ले रहे हैं इस सैलरी को, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर, जो भी हम डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे उस डिपार्टमेंट नंबर, यानी कि उस डिपार्टमेंट नंबर को वो लेगा और भाई उस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सैलरी हमारी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो हमें दे देगा। ठीक है, एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना भाई कोई चीज़, प्लीज़ एक बार आप कोड को ना खुद एक बार स्टॉप करो भाई, और एक बार पढ़ने की कोशिश करो एक एक कमांड को, फिर आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। देखो मैं नहीं कह रहा आपको भाई ये याद करना है, वो याद करना है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जितना प्रोसीजर था वो ऊपर तक ही था। ठीक है,
अब हम इस प्रोसीजर को कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक प्रोसीजर अपना बना के रख लिया, ठीक है। अब ये नहीं है कि हमें जब भी कैलकुलेट करना है तो हमें इतना सारा लिखना पड़ेगा, हमें कहीं नहीं लिखना पड़ेगा, हमने एक बार लिख दिया। अब हम जहाँ पर भी अपनी टोटल सैलरी को कैलकुलेट करना चाहते हैं डिपार्टमेंट की, तो हम उसे कॉल करेंगे, ठीक है। सो हमने सबसे पहले ना हमने अपना कोड लिख रखा है ये वाला। इसके अंदर हमने अपनी जो डिपार्टमेंट आईडी है उसे डिक्लेयर कर रखा है, डिपार्टमेंट आईडी ये 101 से हमने डिक्लेयर कर रखा है ना। और हम इसमें इनपुट ले रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर हमने ये कमेंट लिख रखा है। और ये रहा हमारा कमेंट टोटल सैलरी। ये जो है हमारा टोटल सैलरी जिस जो हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा भाई यार प्लीज़ मत समझना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम बिगिन करेंगे, यहाँ पर हम एंड करेंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे प्रोसीजर को, ठीक है। प्रोसीजर को कॉल कैसे करते हैं, जो भी हमारे प्रोसीजर का नाम था, प्रोसीजर का नाम क्या था, कॉल कैलकुलेट टोटल सैलरी, ठीक है। जैसे हम फंक्शन के नाम से कॉल करते थे बिल्कुल वैसे ही हम प्रोसीजर को भी कॉल करेंगे, कैलकुलेट टोटल सैलरी। जो हमारा पहला पैरामीटर था हमने वो पास किया डिपार्टमेंट आईडी, दूसरा था हमारा टोटल सेल, है ना। तो क्या होगा, हमारी जो जो डिपार्टमेंट आईडी है नंबर में 101 वो इसके अंदर आ जाएगी और टोटल सेल इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पास कर दिए दोनों। अब हमारा जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन टोटल सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी एंड टोटल सैलरी। तो हमारा आउटपुट कैसे आ रहा होगा, पहले ये जो लिखा है लिख कर आएगा टोटल सैलरी ऑफ अ डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट आईडी लिख कर आएगा, फिर हमारी टोटल सैलरी लिख कर आएगी। तो हमने यहाँ पर इनपुट के अंदर 101 दे दिया था, तो हमारा जो टोटल सैलरी हुआ डिपार्टमेंट 101 का वो हुआ 10,500, ठीक है। समझ गए, मतलब ऐसे होता है ये जो काम होता है, ठीक है। प्रोसीजर जो है ऐसे वर्क करता है। डिपार्टमेंट आईडी जो है 101 उसकी 10,500 है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। 101 की यहाँ पर 5,000 है और 101 की यहाँ पर 5,500 है, 10,500 हो गई ना, ठीक है। सो ये होती है हमारी क्या प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर ये होता है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मतलब कि एसक्यूएल के अंदर हम जो आउटपुट लिखते हैं ऐसे DBMS आउटपुट करके लिखते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरी अच्छे से यूनिट जो है समझ में आई होगी। हमने 5 लेक्चर के अंदर पूरी यूनिट को कवर किया, हमने पूरे का पूरे सिलेबस को कवर किया, है ना। उसके साथ साथ मैंने जो PYQs आए थे वो सॉल्व करा दिए। अगर कोई एक दो PYQs रह जाते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना के उसको ऐड कर दूंगा, चिंता मत करना, है ना। तो मतलब मैंने मतलब थोड़ा टाइम तो लगा देता हूँ बट अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा दी। इससे बाहर आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो आप पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है, आप पूरा सिलेबस देख सकते हो और आपके PYQs कंप्लीट है। और चलो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पर उससे पहले प्लीज़ 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 अगर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई हैं, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया। क्योंकि यार प्लीज़ यार आपके एक सब्सक्राइबर से आपका कुछ नहीं जाता बट हमें बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट भी कर दो अगर आपको भाई एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है ना। उससे भी मोटिवेशन बहुत मिलता है। और अगर नोट्स परचेज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर। एंड भाई अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। बाय बाय।